दोस्तों ये बात है 14 मई 2016 की। मध्य प्रदेश के भिंड जिले की एक कोतवाली है शहर कोतवाली, और इसी का एक इलाका है वीरेंद्र नगर। दरअसल यहाँ की रहने वाली एक महिला जिसका नाम होता है रीना शुक्ला। रीना शुक्ला की एक बेटी भी होती है जिसका नाम छवि होता है, जो कि 12 साल की होती है। ये दोनों माँ बेटी अपने घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। ये इनका दो मंजिला मकान होता है। ये लोग नीचे के मंजिल में रहते थे और ऊपर का मंजिल इन्होंने किराए पे दे रखा था। दरअसल रीना के पति की 2014 में एक गंभीर बीमारी के चलते निधन हो गया था, और तब से ये माँ बेटी बिल्कुल अकेली रहती थी। हालांकि रीना के घर से 2-4 घर आगे उसके एक रिश्तेदार का भी घर होता है, और उनके घर से रीना के घर पर आना जाना होता रहता था। समय आगे बढ़ रहा था, माँ और बेटी की ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही थी। रीना ने जो किराएदार रखा था उसी से वो अपना घर का खर्चा चलाती थी। दरअसल रीना के घर पर जो किराएदार रहते थे उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए एक ट्यूशन टीचर उनके घर पर आया करता था, जिसका नाम होता है नीतीश दीक्षित उर्फ अंकुर, जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास होती है। हालांकि वो दिखने में थोड़ा यंग था। वो हमेशा शाम के वक्त उन किराएदार के बच्चों को पढ़ाने के लिए आया करता था, और इसी बीच एक दिन उस ट्यूशन टीचर की नज़र रीना पर पड़ जाती है। जब वो रीना को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि रीना कहीं ना कहीं उसे पसंद आ जाती है। लेकिन वो उसे कुछ कहता नहीं था। वो जब पढ़ाने के लिए आता है तो सीधा उसे तिरछी नज़र से छुपके से वो रीना को देखता था। हालांकि उसे पता था कि रीना एक विधवा महिला है, उसका पति बहुत पहले ही इस दुनिया से चला गया है, और रीना अपनी बेटी छवि के साथ घर में बिल्कुल अकेली रहती है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था, और इस बीच वो ट्यूशन टीचर जब भी पढ़ाने के लिए आता था तो एक नज़र रीना की तरफ ज़रूर देखता था। ऐसे ही एक दिन रीना को एहसास हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि जो ट्यूशन टीचर है नीतीश, वो उसे छुप के देखता है। लेकिन रीना को इस बात से कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि उसे अच्छा लगता था। एक दिन जब रीना बालकनी में झाड़ू लगा रही थी, तभी वो ट्यूशन टीचर आ जाता है। वो कहता है, क्या हालचाल है भाभी जी? उससे हालचाल पूछता है। वो कहती है, ठीक है। रीना कहती है, एक बात बताओ, मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि जब भी तुम यहाँ पर आते हो तो मुझे छुप के देखने की कोशिश करते हो। अब रीना की ये बात जैसे ही नीतीश सुनता है तो वो कुछ नहीं बोलता, और चुपचाप शर्माते हुए ऊपर वाली मंजिल पर चला जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। और उन्हें पढ़ाने के बाद जब वो नीचे आता है तो रीना उसे अपने कमरे में बुला लेती है। वो कमरे में जाता है और दबी आवाज़ में कहता है, क्या बात है भाभी जी? वो कहती है, मैंने जो सवाल तुमसे सुबह पूछा था तुमने उसका जवाब नहीं दिया। नीतीश सर झुकाए हुए बैठा था। रीना कहती है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। वो दोनों बैठकर वहीं चाय पीते हैं। तभी नीतीश कहता है, भाभी जी अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? रीना कहता है, कहो। वो कहता है, आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। उसकी बात सुनकर रीना थोड़ा उदास हो जाती है। कहती है, तुम्हें पता है मैं 32 साल की हूँ, और इस उम्र में मुझसे शादी कौन करेगा? और मान लो किसी ने कर भी लिया तो क्या भरोसा है कि वो शादी के बाद मेरी बच्ची को, मेरी बेटी को भी अपनाएगा या नहीं। इसीलिए मैं दूसरी शादी करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगता है, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, रीना और नीतीश की एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। इनके बातचीत का जो सिलसिला था वो शुरू हो जाता है। रीना उस ट्यूशन टीचर नीतीश से अपने दुख सुख की सारी बातें करती थी, और नीतीश भी उससे इस तरह से बातें करता था कि जिससे रीना को वो है अपना सा लगने लगता है। और इसी बीच वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि जैसे पति पत्नी। हालांकि उनके बीच उम्र का भी बहुत बड़ा डिफरेंस था। जहां रीना 32 साल के आसपास होती है तो वहीं दूसरी तरफ वो नीतीश 24 साल का होता है। लेकिन वो दोनों अपने प्यार में जो उनकी उम्र की दीवार थी वो छोटी पड़ जाती है। वो दोनों फ़ोन पर दिन रात बातें किया करते थे, और जब इनका मन करता था तो ये दोनों एक दूसरे से मिल लिया करते थे। धीरे धीरे रीना और नीतीश के बीच शारीरिक संबंध भी बनने लगते हैं। अब कहीं ना कहीं रीना की जो शारीरिक ज़रूरतें थी वो पूरी होने लगती हैं। जब एक बार उनके बीच शारीरिक संबंध बना तो ये सिलसिला अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब जब भी रीना का मन होता था वो बस नीतीश को इशारा कर देती थी, और वो आधी रात चुपके से उसके घर में आ जाता था। एक दिन वो शाम को जल्दी रीना के घर आ जाता है। उस वक्त रीना की बेटी छवि जग रही थी। रीना कहती है, आज तुम जल्दी आ गए हो, और अभी जो है छवि सोई नहीं है। तभी नीतीश कहता है, तुम फिक्र मत करो, उसका भी उपाय है मेरे पास। वो अपनी जेब से कुछ गोलियां निकालता है और कहता है, ये लो, तुम खाने में मिलाकर अपनी बेटी छवि को खिला दो, फिर वो गहरी नींद में सो जाएगी। दरअसल जो ट्यूशन टीचर होता है नीतीश, उसने कुछ नर्सिंग का भी कोर्स किया हुआ था। उसके बाद रीना अपनी बेटी को वो गोलियां खाने में मिलाकर दे देती है। उसके बाद उसकी बेटी जैसे ही खाना खाती है, कुछ देर बाद जो है वो गहरी नींद में सो जाती है। उसके बाद वो दोनों अपना काम शुरू कर देते हैं, और जब तक उनका मन नहीं भर जाता तब तक एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। समय आगे बढ़ रहा था, और इस बीच उनका मन करता था
तो रीना अपनी बेटी को नशे की गोलियां खिलाती थी और ये अपना मिल लिया करते थे। ऐसे ही एक दिन नीतीश रीना के पास फ़ोन करता है और कहता है आज का क्या सीन है। तो रीना कहती है आज कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आज मेरे घर पर बहुत सारे बच्चे हैं और वो आज रात यहीं पर सोएंगे, यहीं पर रुकेंगे। दरअसल रीना के घर पर उस वक्त उसके जेठ का बेटा गोलू और उसकी 2 भतीजी होती हैं, एक का नाम महिमा, दूसरी का नाम अंबिका होता है और उसकी एक बेटी उसकी जो छवि होती है। दरअसल इन चारों बच्चों की उम्र 12 साल से लेकर 16 साल के अंदर थी। तभी नीतीश कहता है तुम सभी बच्चों को वही गोलियां खाने में मिलाकर दे दो। दरअसल उस ट्यूशन टीचर ने नीतीश ने पहले ही भारी मात्रा में वो गोलियां जो है नींद की गोलियां रीना को दे रखा था। उसके बाद रीना उन चारों बच्चों को वही नींद की गोलियां खाने में दे देती है। उसके बाद रात के लगभग 12 बजे का वक्त हो रहा था। नीतीश आ जाता है। रीना धीरे धीरे से दरवाज़ा खोलती है और उसके कमरे में अंदर उसे ले लेती है। सभी बच्चे सोए हुए थे। उसके बाद ये दोनों एक कमरे में जाते हैं और शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। इसी बीच जो रीना के जेठ का लड़का होता है गोलू, उसकी अचानक से आँख खुल जाती है और उसे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। जब वो आवाज़ सुनता है तो ये जानने की कोशिश करने लगता है कि आखिरकार ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी वो धीरे धीरे रीना के कमरे तक पहुंच जाता है। वहां जाता है तो देखता है दरवाज़ा अंदर से बंद था। तभी वो खिड़की से झांकने की कोशिश करता है और जब वो अंदर का दृश्य देखता है तो हैरान हो जाता है। दरअसल रीना उस ट्यूशन टीचर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में होती है। तभी रीना को एहसास होता है कि कोई खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है। तभी वो दोनों कमरे से बाहर आते हैं और जब देखते हैं सामने गोलू खड़ा है तो दोनों घबरा जाते हैं। तभी रीना कहती है इसे मार डालो, नहीं तो ये हमारी पोल खोल देगा। उसके बाद नीतीश उस बच्चे को गोलू को पकड़ता है, उसके हाथ बांध देता है। इतने में रीना दौड़कर किचन में जाती है और वहाँ से चाकू ले आती है और नीतीश को दे देती है। उसके बाद वो उस चाकू से गोद कर गोलू की हत्या कर देता है। इसी बीच शोर शराबा सुनकर जो उसकी दोनों भतीजी होती हैं रीना की, अंबिका और महिमा, वो भी जाग जाती हैं। उसके बाद उनको भी इसी तरह से जैसे गोलू को मारा गया था उसी तरह से मार दिया जाता है। तभी रीना की बेटी छवि भी जाग जाती है और जब नीतीश उसे मारने जाता है, कोशिश करता है, तो रीना कहती है नहीं, इसे नहीं मारना, ये मेरी बेटी है। तभी जो कातिल होता है नीतीश, वो कहता है इसे भी मारना ज़रूरी है, नहीं तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। आखिरकार वो उसे भी मार देता है। जब छवि की मौत हो जाती है तो उसकी माँ रीना को बहुत अफसोस हो रहा था। तभी नीतीश को लगता है कि 4 कत्ल हो ही गया है और जब पुलिस उसे पकड़ेगी तो जेल भेज देगी। और कहीं रीना का इरादा बदला, कहीं उसने अपनी बेटी के गम में पुलिस को सब कुछ बता दिया, इसीलिए वो रीना को भी मार देता है जिस तरह से उसने चारों बच्चों को मारा था। उसके बाद वो उस घर के अंदर लगभग 1 घंटे तक रुकता है और घर का सारा सामान इधर उधर जो है फैला देता है, बिखरा देता है, ताकि लोगों को लगे कि यहाँ लूटपाट की घटना हुई है और लुटेरों ने ही जो है इन सभी का कत्ल कर दिया है। उसके बाद वो वहाँ से आराम से भाग जाता है। अगला दिन आता है। तभी एक लड़का जिसका नाम होता है नीलेश शर्मा, दरअसल रीना उसकी मौसी होती है और वो रीना के घर जाता है। दरवाज़ा खटखटाता है लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तभी वो मेन गेट के ऊपर से अंदर प्रवेश कर जाता है और वहाँ से सीधा छत पर चढ़ जाता है। उसके बाद आंगन से झांकने की कोशिश करता है। तभी वो क्या देखता है कि आंगन में उन बच्चों की लाश पड़ी हुई है, साथ ही उसकी मौसी रीना की भी लाश पड़ी है। वो घबरा जाता है, तुरंत ही वहाँ से भागकर अपने घर जाता है और अपने दादाजी से कहता है कि वहाँ तो मौसी को जो है कुछ हो गया है। उसके बाद परिवार के सभी लोग वहाँ पर आते हैं और आसपास के जो पड़ोसी होते हैं उन लोगों का भी घर में जमघट लग जाता है। इसी बीच पुलिस को भी सूचना दे दी जाती है। उसके बाद एसपी नवनीत भसीन, साथ ही शहर के कोतवाली जो होते हैं एसएचओ ऑफिस, शहर कोतवाली के एसएचओ आफसिफ मिर्ज़ा बेग, वो भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। एफएसएल टीम भी आती है। जब घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि घर के आंगन में 5 लाश पड़ी हुई हैं और प्रथम दृश्य ऐसा लग रहा था कि घर में रात को डकैती हुई है और डकैतों ने ही ये कत्ल किया है, क्योंकि घर के सभी सामान जो है इधर उधर बिखरे पड़े थे। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। घर की अच्छे से तलाशी ली जाती है लेकिन घर से एक भी सामान गायब नहीं था। अब पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है कि जब घर के अंदर लुटेरे आए थे तो कुछ लेकर क्यों नहीं गए। आखिरकार पुलिस को ठोस सबूत नहीं मिलता है। उसके बाद रीना के मोबाइल नंबर की सीडीआर निकलवाई जाती है और जब उसके नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई जाती है तो उसमें पता चल जाता है कि वही ट्यूशन टीचर, उससे जो है रीना ढेर सारी बातें करती थी, जिसका नाम होता है नीतीश दीक्षित उर्फ अंकुर। पुलिस 24 घंटे के अंतराल ही उस ट्यूशन टीचर को हिरासत में ले लेती है और जब उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो जो है सब कुछ तोते की तरह बोल देता है। उसके बाद ये मामला चार्जशीट लगाकर कोर्ट में जब पहुंचता है, जज साहब ML राठौर जब पूरा मामला सुनते हैं तो वो कहते हैं यह व्यक्ति समाज में रहने के लायक नहीं है, क्योंकि जब उसके अवैध संबंधों की पोल खुल जाती है
तो वो एक दो नहीं बल्कि 5 कत्ल कर देता है। और ऐसा व्यक्ति जब समाज में रहेगा तो वो दूसरों के लिए भी खतरा हो सकता है। इसीलिए इसे तब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए जब तक कि इसके प्राण नहीं निकल जाते। हालांकि अभी इस ट्यूशन टीचर के पास बहुत से ऐसे मौके हैं जहां पहले हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर राष्ट्रपति, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसकी जो सज़ा है उसको किसी और सज़ा में जो है तब्दील कर दी जाए। हालांकि ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है कि आगे क्या होगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।